फैसला किया। सर, एस्टेट जाना है या हिलटॉप विला? राणा खानदान का पारिवारिक घर एस्टेट था और हिलटॉप विला वैभव की निजी संपत्ति। अक्सर वो विला में ही रहते थे, पर कभी कभी बड़ों से मिलने एस्टेट जाया करते। पर तभी दोनों ऑप्शन को नकारते हुए वैभव ने संक्षेप में कहा, स्प्रिंगफील्ड। फिर वैभव राणा धीरे धीरे रोल्स रॉयस में बैठे और भारी आवाज में बोले, मैंने जो नई कार खरीदी है उसे लाना मत भूलना। यह सब दिखावा था, अपनी नई पत्नी को भ्रम में रखने के लिए। वैसे उसकी पत्नी का नाम क्या था? हां, एक सेकंड, मेरी पत्नी का नाम क्या है? वैभव को विवाह प्रमाण पत्र निकालने की जहमत भी नहीं हुई। वैसे भी शायद माया दादी ने वह प्रमाण पत्र वापस नहीं किया था जब उन्होंने उन्हें दिखाया था। खैर, उनके पास नहीं था। तभी बॉडीगार्ड ने धीरे से जवाब दिया, सर, आपकी पत्नी का नाम शनाया शाह है, उम्र 25 साल है। आपको कम से कम इतना तो याद रखना चाहिए। वैभव की याददाश्त बेजोड़ थी, लेकिन जिन लोगों में उन्हें रुचि न हो उन्हें वो याद भी नहीं रखते थे। खासतौर से औरतों को लेकर अगर कोई रोज भी सामने आ जाए तो भी नाम याद न रहे। वैभव ने बिना भाव के जवाब दिया, ठीक है, समझ गया। उनके लहजे से साफ था कि उन्हें उस लड़की का नाम याद रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका शनाया पर ज्यादा दिमाग खर्च करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए वैभव ने आराम से सीट की पीठ पर सिर टिका लिया और आंखें बंद कर लीं। दिल्ली होटल से स्प्रिंगफील्ड की दूरी बस 10 मिनट की थी। जैसे ही लग्जरी कारों का काफिला गेट पर रुका, वैभव खुद ही नेशनल एमपीवी में बैठकर अंदर की ओर बढ़े। भले ही पत्नी का नाम उन्हें याद न हो, लेकिन जिस प्रॉपर्टी को उसने खुद खरीदा था उसे भूलना मुमकिन नहीं था। जल्द ही वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचे और तभी एक जोड़ी चप्पलों पर उसकी नजर पड़ी, जो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। लगता था कि वह उसी की थीं, पर यह बाहर कैसे आ गईं? जरूर शनाया का काम होगा। वैभव की जबड़े की मांसपेशियां तन गईं। पहले तो उन्हें उस लड़की के लिए थोड़ी कृतज्ञता थी कि उसने माया दादी की जान बचाई थी, लेकिन माया दादी की लगातार तारीफों और शादी के लिए जोर डालने के बाद वैभव को अब शनाया पर शक हो गया था। अब उसे लगने लगा था कि शनाया एक चालाक लड़की है। हां, उसने अपनी दादी की जिद में आकर शादी तो कर ली, लेकिन उसने एक फैसला कर लिया था। अपनी असली पहचान छिपाकर वो शनाया का असली चेहरा देखना चाहते थे। अगर वो लड़की सही निकली तो उसे सच में पत्नी का दर्जा देंगे, लेकिन अगर वो धोखेबाज निकली तो फिर वैभव राणा से भिड़ने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। चाबी निकालकर उन्होंने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन ताला खुला ही नहीं। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा, क्योंकि उसे उस घर में अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, जो कि उनका खुद का था। जिसे उन्होंने भीतर रहने की इजाजत दी, उसी ने उन्हें बाहर कर दिया। आंखों में गुस्से की आग लिए वैभव ने पैर उठाया और जोर से दरवाजे पर मारा। धड़ाम। वैभव राणा बार बार शनाया को फोन करने की कोशिश कर रहे थे। पहले के एक घटनाक्रम के बाद वैभव ने शनाया का नंबर सेव कर लिया था और साथ में पत्नी का टैग भी लगा दिया था, ताकि याद रहे कि ये वही है जिससे उन्होंने शादी की है, वरना वो तो फिर से उसका नंबर डिलीट कर देते। उधर शनाया की नींद एक जोरदार दरवाजा पीटने की आवाज से टूट गई। अब ये कौन है जो आधी रात को दरवाजा पीटने वाला? वो बड़बड़ाई, क्या लोग सोने भी नहीं देते? शनाया वैसे भी सुबह सुबह चिड़चिड़ी होती थी और अब तो नींद में खलल पड़ने से गुस्से में भर गई थी। वह पजामा पहने ही कंबल फेंककर बाहर निकल आई, क्योंकि उसका फोन कमरे में ही था। उसे नहीं पता था कि वैभव का कॉल आया था। कौन है? सोते समय दरवाजा पीटने की जरूरत क्या थी? जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने खड़े आदमी को देखा, उसका गुस्सा एकदम गायब हो गया। कुछ पल तक वैभव राणा के चेहरे को देखती रही, फिर अचानक मुस्कुराकर बोली, अरे मिस्टर राणा, आप यहां? वैभव पहले ही गुस्से में थे क्योंकि शनाया ने उसका कॉल नहीं उठाया था, पर फिर उसने शनाया को नजरअंदाज किया और बिना कुछ कहे चेहरे पर कड़वाहट लिए घर के अंदर चले गए। शनाया ने उनके पीठ पीछे जुबान निकाली और धीमे से बोली, तो ये होता है बिना जाने पहचाने शादी करने का असर। वह बाहर झांकी। शुक्र था
कि पड़ोसी वैभव की जोरदार दस्तक से जागे नहीं थे। दरवाजे के पास पड़ी चप्पलों को देखकर उसने उन्हें उठाया और घर के अंदर रख दिया, फिर दरवाजा बंद कर दिया। शनाया ने सफाई दी। मैं आधी रात को घर आई थी, सोचा आप नहीं आएंगे, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया, और फिर घर में अकेली थी तो आपकी चप्पलें बाहर रख दी ताकि कोई देखे तो लगे कि घर में कोई मर्द है। इस तरह कोई गलत इरादा नहीं करेगा। वैसे तो शनाया सेल्फ डिफेंस जानती थी, लेकिन सुरक्षा उपाय अपनाना बुरा थोड़े ही होता है। वैभव अब सोफा पर बैठ चुके थे। उसकी आंखें नीरस और ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक तीखी चुभन थी। मई की रातें वैसे ही ठंडी होती हैं, और वैभव की आंखों की ठंडक ने शनाया को जैसे सर्दियों की शुरुआत का एहसास दिला दिया। उसका सिर्फ शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी कांप उठी। वो उनकी चप्पलें उनके पैरों के पास रखती हुई बोली, माफ कीजिएगा मिस्टर राणा, अगर आपको बुरा लगा हो तो उसे पहले ही कॉल करके पूछ लेना चाहिए था कि वे आ रहे हैं या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वैभव बोला, मैंने कहा था मुझे तवज्जो मत दो, लेकिन ये मेरा घर है। तुमने दरवाजा बंद कर मुझे बाहर कर दिया, ये मुझे पसंद नहीं आया। माफ कीजिए मिस्टर राणा, अगली बार मैं पहले कॉल कर लूंगी। अगर आपने कहा कि नहीं आ रहे हैं तभी दरवाजा बंद करूंगी। कुछ पल की चुप्पी के बाद वैभव बोले, अगर मैं बिजनेस ट्रिप पर रहूंगा तो तुम्हें बता दूंगा, वरना मैं हर दिन घर आऊंगा। तुम मुझे कॉल मत करना, मैं बहुत व्यस्त आदमी हूं, तुम्हारे बेमतलब के कॉल्स का वक्त नहीं है। ओह, शनाया बस इतना ही कह सकी। अब जो वो कहें वही नियम। ये उनका घर था, वही बॉस थे। शनाया ने पूछा, सोचा शायद देर तक काम करके आए हैं तो भूख लगी हो। मिस्टर राणा, क्या आप कुछ खाएंगे? रात का खाना? मुझे रात को खाने की आदत नहीं है, मोटापा बढ़ता है। वैभव राणा अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा सतर्क रहता था। उन्होंने कभी खुद को ढीला नहीं छोड़ा था और न ही मोटापा आने दिया, क्योंकि एक बार वजन बढ़ गया तो उसे घटाना बहुत मुश्किल होता है। वहीं वैभव की बात सुन शनाया मुस्कुराई, आप तो काफी फिट हैं। फिर थोड़ी झिझकते हुए बोली, तो अब मैं सोने चली जाऊं? वैभव ने संक्षेप में जवाब दिया, हां जाओ। शनाया ने मुस्कुराकर शुभ रात्रि कहा और मुड़कर जाने लगी। शुभ रात्रि। वैभव ने अचानक उसे पुकारा, रुको। शनाया। रुककर शनाया ने पीछे मुड़कर पूछा, जी? वैभव ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, अगली बार। उसकी बात सुनते ही अचानक शनाया शर्म से पानी पानी हो जाती है और अपने कमरे में भाग जाती है। आखिर वैभव के किस बात के कारण शनाया शर्मसार हो गई? आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। उसने अंडरगारमेंट्स नहीं पहना था और दुर्भाग्य से वैभव की बाज जैसी नजर ने वह बात पकड़ ली। वो दोनों पति पत्नी थे, लेकिन अगर कोई और उसे इस हालत में देख लेता तो? वैभव किसी और की नजरों में अपनी पत्नी को इस तरह देखे जाने की कल्पना भी नहीं करना चाहता था। वही वैभव का इशारा समझ शनाया का चेहरा एकदम लाल हो गया। शर्म से भागती हुई वो कमरे में घुसी और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। वही बाहर वैभव उसकी इस हरकत से हैरान रह गया। इससे पहले कि वैभव खुद असहज महसूस करता, वो शर्मिंदा हो गई थी। थोड़ी देर सोफे पर बैठकर सोचने के बाद वैभव मास्टर बेडरूम की ओर बढ़े। उन्होंने यह फर्निश्ड फ्लैट अंतिम समय में खरीदा था, जो तुरंत रहने लायक था। हालांकि उनके कमरे की सही से व्यवस्था नहीं हुई थी। उसे यह देखकर अच्छा लगा कि शनाया ने इशारा समझा और जिद नहीं की कि साथ ही सोएं। शुक्र था कि शादी के बाद पत्नी होने की जिम्मेदारियां निभाने की मांग नहीं की गई थी। रात शांति से बीत गई। अगली सुबह शनाया रोज की तरह ठीक 6 बजे उठ गई। पहले जब वह अपनी लक्ष्मी दीदी के घर रहती थी, तब वह सुबह उठकर नाश्ता बनाती थी, घर को संवारती थी और समय मिलने पर कपड़े भी सुखाने में मदद कर देती थी। लक्ष्मी के घर के वर्षों में उसने जैसे एक नैनी का ही रोल निभा लिया था, ताकि अपनी बहन का बोझ हल्का कर सके। लेकिन उसके जीजा उसे एक घरेलू नौकरानी की तरह हुक्म देते थे। आज जब वो उठी और खुद को एक अजनबी से लगने वाले कमरे में पाया, तो कुछ पल के लिए भ्रम में पड़ गई। फिर धीरे धीरे सारी यादें लौट आईं। लगता है मैं अभी भी आधी नींद में हूं।
जो समझ रही थी कि अभी भी दीदी के घर हूं, वह बड़बड़ाई, ये तो मेरा घर है, अब आज से जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं। वो फिर से लेट गई, सोचते हुए कि थोड़ी नींद और ले लें। लेकिन अफसोस, उसकी बॉडी क्लॉक में वो आदत इतनी गहराई से बस चुकी थी कि अब उसे देर तक सोना आता ही नहीं था। और फिर पेट भी तो भूखा हो रहा था। कपड़े बदलकर और ताजा होकर शनाया कमरे से बाहर निकली। चलते चलते उसने वैभव के कमरे के दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा अभी भी बंद था। जाहिर है वो अब भी सो रहे होंगे। देर रात घर लौटे थे तो सुबह उठना मुश्किल था। शनाया किचन में चली गई और अंदर का खालीपन देखकर कुछ पल के लिए ठहर गई। फिर एक गहरी सांस लेकर वो वहां से निकल आई। उसने कल ही किचन का सामान ऑर्डर किया था, लेकिन अब तक वो पहुंचा नहीं था। अगर शनाया को मालूम होता कि रसोई का सामान अभी तक नहीं आया, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करने के बजाय सीधे दुकान से ही खरीद लेती। कल जब वो इस घर में शिफ्ट हो रही थी, तब उसने पड़ोस में एक अच्छा सा नाश्ते का स्टॉल देखा था। उसने वहीं से नाश्ता ले आने का फैसला किया। अब वो क्या जानती कि वैभव को क्या पसंद है। उसे उठाकर पूछ भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने कई तरह के आइटम्स ले लिए। आम दिल्ली वासियों के पसंदीदा ऑमलेट, बेकन, सॉसेज, पैनकेक और मोमोज। वैभव वैसे तो देर रात तक जागा था, लेकिन फिर भी जल्दी उठने वाला इंसान था। जैसे ही शनाया बाहर नाश्ता लेने गई, वैभव उठ गया। पत्नी होने की आदत अभी पड़ी नहीं थी, इसलिए फिर एक बार वे भूल गए कि अब इस घर में कोई और भी रहता है। प्यास लगने पर वो बिना शर्ट के ही बाहर पानी पीने आ गए। उसी समय दरवाजा खुला और शनाया नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुई, जिसके कारण दोनों की नजरें आपस में टकराईं। लगभग 1 मिनट तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहां हो क्या रहा है। जैसे वैभव को याद ही ना हो कि सामने वाली लड़की उसकी पत्नी है। अगले ही पल वैभव ने अपने सीने पर हाथ बांधा और पूरी रफ्तार से कमरे की ओर भाग लिए, ठीक वैसे ही जैसे कल रात शनाया शर्म से भागी थी। शनाया कुछ पल तो स्तब्ध रह गई, फिर जोर जोर से हंस पड़ी। फिर वो खुद से बड़बड़ाई, एक मर्द का सीना ही तो था, 6 एब्स। उसमें ऐसा क्या था कि इन्होंने छाती ढक ली? क्या मजेदार था ये। थोड़ी देर बाद वैभव वापस निकला, इस बार एकदम फॉर्मल सूट में। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी, लेकिन डांटने का कोई हक भी नहीं बनता था, क्योंकि भूल तो उन्हीं की थी। एक अजनबी औरत जो अब उसकी बीवी थी, उसी के साथ रह रहे थे। आमतौर पर वो अपनी विला में रहते थे, जहां ऊपर के फ्लोर पर सिवाय उनके कोई नहीं होता। जब तक वो ऊपर रहते, नौकरानी भी वहां नहीं आती। इसी कारण कई बार बिना शर्ट के घूमना उनकी आदत थी। आज भी वही हुआ, बस फर्क इतना था कि इस बार वो चालाक लड़की देख चुकी थी। मिस्टर राणा, मैंने नाश्ता ले लिया है, आइए खा लीजिए। हंसी रोकते हुए भी शनाया अपना काम नहीं भूली। उसने सारा नाश्ता टेबल पर सजाया और उस आहत पुरुष को बुलाया। वैभव थोड़ी देर खामोश रहा, फिर धीरे धीरे टेबल की ओर बढ़े। नाश्ते पर एक सरसरी नजर डालते हुए बोले, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? आता है, और अच्छा बनाती हूं। बाहर का खाना, खासकर सड़क किनारे का, ज्यादा साफ सुथरा नहीं होता। तुम्हें ऐसा खाना कम खाना चाहिए। जब तुम्हें खाना बनाना आता है तो खुद बनाना बेहतर है, साफ और सुरक्षित। वैभव, जो दिल्ली के एक बड़े औद्योगिक घराने के मुखिया थे, कभी इस तरह का साधारण नाश्ता नहीं खाते थे। उसके इस लंबे चौड़े भाषण के बाद शनाया ने पलटकर पूछा, कभी अपनी किचन देखी है आपने? आपके चेहरे से भी ज्यादा साफ है, मगर उसमें कुछ है ही नहीं। चाहे मैं किसी 5 स्टार होटल की शेफ क्यों ना हूं, जब तक बर्तन और सामान ना हो, कुछ नहीं बना सकती। वैभव निरुत्तर रह गए। तो अब खाओगे या नहीं? शनाया ने पूछा। वैभव को भूख तो लगी थी, लेकिन अपनी ठसक बनाए रखना भी जरूरी था। उन्होंने कुर्सी खींची और सहजता से बोले, अब जब ले ही आई हो तो खा लेता हूं। 1-2 बार खा लेने में कोई हर्ज नहीं। क्या खूब बहाना बनाया अपनी शर्म को छुपाने के लिए। शनाया ने हर चीज का आधा हिस्सा उसकी प्लेट में परोसा। वो खुद भी बैठ गई और खाने लगी। फिर बोली, कल जब मैंने आसपास देखा तो ऑनलाइन कुछ किचन का सामान ऑर्डर किया। जब आ जाएगा तो सब्जियां वगैरह लाकर खुद ही खाना बनाऊंगी, ताकि आपको सड़क का खाना ना खाना पड़े।
वो समझती थी कि बड़ी कंपनी का आदमी अपनी सेहत को लेकर जरूर सतर्क होगा। शनाया को वैसे भी घर पर खाना बनाने की आदत थी, दुकान पर होने पर ही बाहर से मंगवाती थी। इसलिए वैभव की खाने को लेकर साफ सुथरी पसंद उसे परेशान नहीं कर रही थी। इस घर में बहुत कुछ नहीं है, क्या मैं अपनी पसंद से इसे सजा सकती हूं? वैभव ने सिर उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा जो सामने बैठी थी। फिर नाश्ते में ध्यान देते हुए बोले, हम पति पत्नी हैं, हमारे पास शादी का रजिस्ट्रेशन भी है, ये घर तुम्हारा भी है, तुम अपने मन मुताबिक इसे सजा सकती हो, बस मेरा कमरा मत छूना। बाकी पूरा घर उल्टा पलटा कर सकती थी, पर उसका कमरा एक पवित्र क्षेत्र था। ठीक है। इजाजत मिलते ही शनाया ने मन ही मन पूरा प्लान बना लिया। बालकनी पर फूलों के गमले और एक झूला लगाकर वो किताबें पढ़ सकती थी, जब मन करे तो फूलों को निहार सकती थी। अरे हां, याद आया, दादी ने कहा था कि इस हफ्ते के अंत में तुम मुझे लेकर घर आना, सबसे मिलवाने और डिनर के लिए। वैभव ने हल्की आवाज में कहा, मैं देखता हूं, अगर वक्त मिला तो चलेंगे, वरना मैं दादी से कहूंगा कि मां बाबा को साथ लेकर आए, तुम उनसे यहीं मिल लेना और खाना भी खा लेना। शनाया को कोई एतराज नहीं था। पेट भरते ही वैभव राणा ने अपना वॉलेट निकाला और उसमें कुछ तलाशने लगे, लेकिन उनके पास ज्यादा नकद नहीं था। आखिरकार उन्होंने एक डेबिट कार्ड निकाला और उसे शनाया के सामने रख दिया। शनाया ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। तुम्हें चीजें खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ये कार्ड तुम्हारे लिए है, इसका पिन। वैभव ने पास में रखा कागज और पेन उठाया, पिन लिखा और उसे शनाया को थमा दिया। घर खर्च के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकती हो, हर महीने मेरी सैलरी आते ही मैं इसमें पैसे डाल दूंगा, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि पैसा कहां खर्च हुआ। मुझे पैसे खर्च करने से कोई एतराज नहीं, बस ये जानना जरूरी है कि खर्च कहां हो रहा है। जब शादी का रजिस्ट्रेशन करवाई थी तब शनाया ने पूछा भी था कि क्या दोनों आधा आधा खर्च उठाएंगे। तब वैभव ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसके लिए शादी का मतलब था परिवार, और परिवार में वो पत्नी को पैसे देने से पीछे नहीं हटते थे। वैभव के पास इतना पैसा था कि खुद भी नहीं गिन सकते थे। उनकी संपत्ति का हिसाब लगाना मुश्किल था। काम में व्यस्त रहने के कारण उन्हें पैसा खर्च करने का वक्त भी नहीं मिलता था। कम से कम अब उनकी पत्नी उस पैसे को सही दिशा दे सकती थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वैभव किसी के हाथों मूर्ख बनना चाहते थे। उनके नजरिए में शनाया चालाक लड़की थी, इसलिए सतर्क रहना जरूरी था। उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि शनाया घर के लिए पैसा खर्च करे, लेकिन शनाया को वैभव का रवैया एक आंख नहीं भाया। उसने बिना एक नजर डाले डेबिट कार्ड और पिन वाला कागज वापस उसकी ओर सरका दिया और बोली, मिस्टर राणा। शनाया की बात सुनते ही वैभव का टोह जैसे माथा सिकुड़ गया। आखिर क्या बोला शनाया ने? क्या दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक रहेगा? आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। चलो चलते हैं। हालांकि वैभव राणा के मन में शनाया शाह के लिए गुस्सा उमड़ रहा था, फिर भी उसने न तो कुछ कहने का और न ही कुछ करने का इरादा रखा। कागजों पर शनाया उसकी पत्नी थी, लेकिन हकीकत में वे दोनों अजनबियों से कम नहीं थे। ड्राइवर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और चुपचाप कार स्टार्ट कर दी। उधर शनाया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपने ही पति की कार को टक्कर मारने से बस बचा लिया। वह अपने ई बाइक पर सवार हो गई और कुछ ही देर में दुकान पहुंच गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त जैस्मिन, जो पास ही रहती थी, हमेशा की तरह पहले पहुंच गई थी। शनाया। जैस्मिन ने दुकान का सारा सामान सजा लिया था और अब नाश्ता कर रही थी। तभी शनाया वहां पहुंची। मुस्कुराते हुए जैस्मिन ने पूछा, तूने नाश्ता कर लिया? हां। जैस्मिन ने नाश्ता खत्म करने की तरफ ध्यान दिया। अच्छा, मैं तेरे लिए कुछ मिठाइयां लाई हूं, बहुत स्वादिष्ट हैं, एक बार खाकर देख। जैस्मिन ने काउंटर के पास रखा एक बैग उठाते हुए कहा। शनाया ने बाइक की चाबी काउंटर पर रख दी और बैग को अपनी ओर खींचते हुए बैठ गई। मिठाइयां कभी गलत नहीं होती। वैसे पता है, आज रास्ते में मैंने एक रोल्स रॉयस देखी। जैस्मिन ने जवाब दिया।
अरे वाह, दिल्ली में रोल्स रॉयस देखना कोई हैरानी की बात नहीं, पर आम बात भी नहीं है। वैसे तूने देखा कौन था उसमें? कहीं किताबों जैसा कोई हॉट और सिंगल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो नहीं था? शनाया ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। जैस्मिन हंस पड़ी। किताबों में तो यही होता है, सारे अमीर, नौजवान और हैंडसम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमसे क्यों बचते हैं? कहानियां तो बाजार के हिसाब से लिखी जाती हैं। कोई औसत तनख्वाह वाले इंसान की कहानी पढ़ेगा क्या? हीरो तो हमेशा समाज का ऊंचा तबका होगा, भले ही वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ना हो। जैस्मिन एक बार फिर हंस पड़ी। वैसे मुझे याद आया, आज रात तुम फुर्सत में है क्या शनाया? शनाया की जिंदगी सीधी सादी थी, दुकान संभालना और अपनी बहन लक्ष्मी के बेटे सोनू का ख्याल रखना। तू जानती है मैं या तो घर पर होती हूं या दुकान में। क्या बात है, आज एक डिनर पार्टी है, वो एक हाई सोसाइटी का जमावड़ा, मुझे इनवाइट मिला है। तू मेरे साथ चलेगी? चल, जरा इस दुनिया की भी झलक देख लेते हैं। पर शनाया ने सीधा इनकार कर दिया। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि शनाया अच्छी कमाई कर लेती थी, लेकिन ऊंचे समाज में घुलने मिलने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी, और न ही वह ऐसा करने में खुद को काबिल समझती थी। सच कहें तो अगर वह किसी ऐसी पार्टी में जाती तो लोग उसे वेट्रेस समझ बैठते। तभी जैस्मीन उदासी भरी स्वर में बोली, मैं भी नहीं जाना चाहती, पर मेरी मां ने मेरी मासी से बहुत मिन्नतें करके मेरे लिए एक इनवाइट मंगवाया है और मुझे 1+1 ले जाना है, तो मैंने सोचा तुझे ले चलूं। शनाया, ओ शनाया, प्लीज मेरे साथ चलना, मुझे तेरी जरूरत है, वरना मां फिर बहुत सुनाएगी। सक्सेना परिवार दिल्ली का रईस परिवार था, जिनके पास कई प्रॉपर्टीज थीं और एक आधा बाजार किराए पर चल रहा था। वे करोड़ों कमाते थे, लेकिन फिर भी असली सामाजिक प्रतिष्ठा उनसे दूर थी। सक्सेना मैडम को अपनी बेटी की सुंदरता पर गर्व था। उन्हें लगता था कि अपनी बेटी की शादी किसी ऊंची हैसियत वाले से करवा देना ही उन्हें समाज के ऊपरी तबके में प्रवेश दिला सकता है। जैस्मिन की मौसी ने एक अमीर और प्रभावशाली परिवार में शादी की थी। उनके जिंदगी के कई दशक कठिनाई भरे रहे, लेकिन अब उनकी मौसी समाज के ऊंचे तबके के साथ उठने बैठने लगी थी। वो अपनी भांजी जैस्मिन से बेहद प्यार करती थी और मानती थी कि उसमें एक अमीर और रुतबेदार कुंवारे को आकर्षित करने की पूरी काबिलियत है। जब जैस्मिन की मां ने मौसी से अनुरोध किया तो उन्होंने खुशी खुशी जैस्मिन के लिए एक निमंत्रण भेज दिया। शनाया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सक्सेना मैडम फिर से तुम्हारे ऊपर शादी का दबाव बना रही हैं? सभी माएं एक जैसी होती हैं। बेटियां 18 की हुई नहीं कि उन्हें किसी और के हवाले कर देने की जल्दी रहती है। मैं खुद पैसा कमाती हूं, आत्मनिर्भर हूं, मुझे अच्छे जीवन के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि किसी ऊंचे तबके में शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मौसी आज भले ही उस समाज में घुल मिल गई हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में उन्हें दशकों लगे। शुरू में उन्हें कितनी दिक्कतें आई थीं, तू जानती है? वे मां के पास रोते हुए आया करती थीं। उन्हें पता है वो दुनिया कैसी होती है। जैस्मिन आजादी में यकीन रखती थी, बिना किसी सामाजिक दबाव और बनावटी दिखावे के। चलना शनाया, बस आज की रात हम दोनों साथ होंगे, देखेंगे तो सही कि भारत के टॉप 1% में मौजूद लोगों की जिंदगी कैसी होती है। मौसी ने कहा है वहां बहुत से नौजवान, अमीर और रुतबेदार कुंवारे आएंगे। हम अगर किसी को पटाने नहीं भी गए तो भी देखने में क्या हर्ज है? डिनर पार्टी है, अच्छा खाना तो मिलेगा ही। शनाया खाने से कभी इनकार नहीं करती थी और जैस्मिन भी नहीं। यही साझा रुचि दोनों को करीब लाई थी। करीब 1 घंटे तक मनाने के बाद शनाया ने आखिरकार अपनी सबसे अच्छी दोस्त की बात मान ली। उन्होंने पार्टी में जाने के लिए दुकान समय से पहले बंद कर दी। शनाया ने अपनी बहन लक्ष्मी को कॉल करके सोनू के बारे में पूछा। सोनू को डॉक्टर दिखा दिया गया था और उसकी बुखार बस हल्की सी सर्दी की वजह से थी। यह जानकर शनाया को राहत मिली। उसने लक्ष्मी को बताया कि वह जैस्मिन के साथ एक डिनर पार्टी में जा रही है। लक्ष्मी ने भी शनाया के जाने का समर्थन किया। अनुभव के तौर पर जाना भी ठीक है, क्या पता
उस समाज से कुछ अच्छे लोग जान पहचान में आ जाएं। वह बस चाहती थी कि शनाया दुनिया का दूसरा पहलू भी देखे। दोपहर के बाद ही दुकान बंद कर दी गई ताकि वे पार्टी में समय से पहुंच सकें। जैस्मिन ने शनाया को घर खींच लाया ताकि उसे एक सुंदर सी ड्रेस पहनाई जा सके और थोड़ा मेकअप भी किया जा सके। चूंकि सक्सेना परिवार शनाया को बहुत पसंद करता था, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी कि जैस्मिन उसे अपने साथ पार्टी में ले जाए। वैसे भी शनाया शादीशुदा थी, तो किसी को यह डर नहीं था कि वह जैस्मिन का ध्यान भटका देगी या पार्टी में ज्यादा चमक जाएगी। शाम के 6 बजे के बाद जैस्मिन की मौसी द्वारा भेजी गई एक सेडान कार सक्सेना निवास के बाहर आकर रुकी। दरवाजे पर विदा करते हुए सक्सेना मैडम ने शनाया से कहा, अच्छे से एंजॉय करना बेटा, और हां, जरा मेरी जैस्मिन पर नजर रखना। देखना ज्यादा खा ना ले और कोशिश करना कि वो वहां आए हुए लड़कों से थोड़ा बातचीत भी करे। फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, जैस्मिन, तेरी मौसी ने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, उनकी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। तभी शनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत कीजिए सक्सेना मैडम, मैं ध्यान रखूंगी कि जैस्मिन सीधे खाने के बफेट की ओर न भागे। लेकिन असल में दोनों वहीं मिलने वाली थीं। तू साथ होती है तो मुझे तसल्ली रहती है। सक्सेना मैडम को शनाया बहुत भांति थी, क्योंकि शनाया समझदार, आत्मनिर्भर और जमीन से जुड़ी हुई लड़की थी। अगर उनका बेटा शनाया से उम्र में छोटा ना होता तो वो जरूर दोनों का रिश्ता जोड़ने की कोशिश करती। दुख की बात बस यह थी कि शनाया पहले से शादीशुदा थी। सक्सेना परिवार में कई योग्य वर थे। अगर शनाया चाहती तो उनमें से किसी के साथ शादी कर सकती थी, पर अब सब व्यर्थ था। पछताने से कुछ नहीं बदलता। सक्सेना मैडम ने जब उन्हें जल्दी निकलने को कहा तो जैस्मिन ने खुद को खूबसूरत मेकअप, सफेद गाउन और गहनों से सजा लिया और शनाया को भी कार में धकेल दिया। चूंकि शनाया शादीशुदा थी और केवल एक साथ आई मेहमान के तौर पर जा रही थी, उसने कोई खास तैयारी नहीं की। उसने अपने सामान्य कपड़े पहने और हल्का सा नेचुरल मेकअप किया। फिर भी उसकी प्राकृतिक सुंदरता उसके सादे लिबास के बावजूद झलक रही थी। वहीं उधर राणा ग्रुप में वैभव का असिस्टेंट उससे कहता है, सर, पार्टी में जाने का वक्त हो चला है, क्या पार्टी में शनाया और वैभव मिलेंगे? आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। डिनर पार्टी का आयोजन दिल्ली दरबार होटल में हुआ था, एक ऐसी जगह जहां शनाया शाह ने आज तक कदम भी नहीं रखा था। दिल्ली दरबार होटल शहर के सबसे शानदार होटलों में से एक था। कुछ लोग तो कहते थे कि यह 7 सितारा होटल है, लेकिन शनाया को इसकी सच्चाई की जानकारी नहीं थी, क्योंकि ऐसे समाचारों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वही जैस्मिन की मौसी रागिनी लखानी लड़कियों से पहले ही होटल पहुंच चुकी थीं और अपने परिचितों से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने अपने बच्चों को भीतर भेज दिया और स्वयं दरवाजे पर खड़ी होकर जैस्मिन और शनाया का इंतजार करने लगीं। जैसे ही उन्होंने अपनी भेजी हुई कार को अन्य कारों के पीछे आते देखा, उनके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में जैस्मिन शनाया के साथ वहां पहुंची। रागिनी मौसी, मिसेस लखानी। शनाया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने मुस्कुराकर अभिवादन किया, पर रागिनी को पूरी तरह संतोष नहीं था कि जैस्मिन शनाया को अपने साथ लाई थी, क्योंकि वह पहले भी शनाया से मिल चुकी थी। उन्हें मानना पड़ा कि इस लड़की ने कम उम्र में माता पिता को खोने के बावजूद अपनी गरिमा और सुंदरता को सहज रूप में संजोए रखा था। मध्यम वर्गीय परिवार से आने के बावजूद शनाया में एक स्वाभाविक नजाकत और शालीनता थी। शुरुआत में रागिनी को चिंता थी कि कहीं शनाया जैस्मिन को पीछे न छोड़ दे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि शनाया शादीशुदा है, तब जाकर उन्हें राहत मिली। उन्हें यह देखकर अच्छा लगा कि शनाया ने कोई शाम की गाउन नहीं पहनी थी, बस हल्का फुल्का मेकअप किया था और कोई गहने नहीं पहने थे। इससे उनकी चमकती दमकती भांजी शनाया की प्राकृतिक सुंदरता पर भारी पड़ रही थी। कम से कम शनाया ने अपनी सीमा समझी और उसे स्वीकार किया। आओ मेरे साथ अंदर चलो। जैस्मिन, अपना निमंत्रण पत्र निकालो, सुरक्षा में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। जैस्मिन ने तुरंत अपना इनविटेशन कार्ड निकाल लिया। जब अंदर जाओ तो ध्यान से रहना,
कम बोलो, ज्यादा देखो और समझो। जब सही समय होगा तो मैं तुम्हें लोगों से मिलवाऊंगी। और शनाया, मैं तुम पर जैस्मिन से ज्यादा भरोसा करती हूं। उसका ध्यान रखना ताकि वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। दिल्ली दरबार होटल उसी परिवार का है जो इस शहर का सबसे अमीर परिवार माना जाता है। हो सकता है उनके उत्तराधिकारी आज की पार्टी में आए हों। फिर उन्होंने जैस्मिन के कान में फुसफुसाया, अगर तुम उस खानदान के किसी उत्तराधिकारी का दिल जीत लेती हो तो यह हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं और उनके पारिवारिक मूल्य बहुत मजबूत हैं। वहां किसी तरह की सत्ता की लड़ाई नहीं है और सबसे अहम बात, वहां के पुरुषों के कोई उपविवाह या रखेल नहीं होती। मेरी अपनी बेटी अभी शादी की उम्र में नहीं है, नहीं तो मैं ये मौका उसके लिए रखती। आखिरकार रागिनी को अपनी बेटी से ज्यादा लगाव था, लेकिन चूंकि उनकी बेटी अभी केवल 17 वर्ष की थी, वह विवाह योग्य नहीं थी। जैस्मिन ने संकोच से उत्तर दिया, रागिनी मौसी, मैं इतनी बड़ी ख्वाहिश पालने की हिम्मत नहीं रखती कि दिल्ली के सबसे अमीर खानदान में शादी कर लूं। असल में वह यहां अच्छे खाने के लिए आई थी। शनाया चुपचाप बगल में खड़ी ये सब सुन रही थी, वो भी बिना किसी दखल के। वह यहां बस जैस्मिन की संगनी बनने आई थी। उसकी निगाह तो पार्टी के खाने पर थी, क्योंकि कहते हैं दिल्ली होटल के शेफ्स का कोई जवाब नहीं। तभी जैस्मिन ने फुसफुसाते हुए पूछा, उस सबसे अमीर परिवार का उपनाम क्या है? भले ही जैस्मिन सपने देखने वाली लड़की नहीं थी, पर उत्सुकता तो थी ही। राणा। राणा, ये तो अजीब संयोग है। जैस्मिन ने अपनी सहेली को कोहनी मारी, क्योंकि शनाया के नए पति का भी यही उपनाम था, वैभव राणा। शनाया को अच्छी तरह समझ में आ गया था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त किस बात की ओर इशारा कर रही है, लेकिन वह बस मुस्कुरा दी और चुप रही। भले ही उसके पति का उपनाम राणा था, लेकिन वैभव का उस अमीर खानदान से कोई लेना देना नहीं था। और सिर्फ उपनाम एक जैसा होने का यह मतलब नहीं होता कि वे एक ही परिवार से हैं। और वैसे भी पूरा नाम एक जैसा होना कोई अजूबा नहीं था। राणा परिवार भले ही अमीर हो, लेकिन वे घमंडी नहीं हैं। उनके बेटे जिस भी लड़की को पसंद करें, परिवार उसे खुले दिल से स्वीकार कर लेता है। बस लड़की का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, और वे लोग बहुत खुले विचारों वाले हैं। रागिनी मौसी को अपनी भांजी को राणा परिवार की ओर धकेलने में कोई हिचक नहीं थी। उनकी भांजी देखने में सुंदर थी और स्वभाव भी अच्छा था। जैस्मिन का परिवार भी ठीक ठाक था, हालांकि वे शहर के सबसे अमीर नहीं थे, लेकिन सक्सेना परिवार का समाज में अच्छा नाम था। वही जैस्मिन का यह लापरवाह रवैया देखकर रागिनी का मन हुआ कि वह उसका कान खींचे, लेकिन अंत में उन्होंने निराश होकर कहा, तुम दोनों अंदर जाओ, मुझे अभी एक परिचित दिखे हैं, मैं उनसे मिलकर आती हूं। ठीक है रागिनी मौसी, हम अंदर जा रहे हैं। जैस्मिन ने जल्दी से शनाया का हाथ पकड़ा और मौसी की डांट फटकार से बचने के लिए वहां से निकल गई। मौसी, रागिनी और मम्मी बिल्कुल एक जैसी थीं। यही कारण था कि दोनों की खूब पटती थी, जैसे दो सांचे में ढली हों। शनाया पहली बार दिल्ली दरबार होटल आई थी, जबकि जैस्मिन इससे पहले भी यहां कुछ बार आ चुकी थी। अपनी दोस्त का हाथ थामे जैस्मिन बड़ी फुर्ती से 2 प्लेट्स उठाकर होटल के एक कोने में छुप गई, जिसके बाद अपने हाथ में खाने को देखते हुए जैस्मिन बोली, देखो शनाया, इन औरतों को हम जानते नहीं हैं। अगर हम खुद से जाकर बात करेंगे तो ये हमें घास नहीं डालेंगी। इसीलिए सबसे पहले खाना खाते हैं। हम यहां बस यह देखने आए हैं कि हाई सोसाइटी की पार्टीज कैसी होती हैं। शनाया मुस्कुराई। अगर मिसेस सक्सेना को पता चला कि तुम सिर्फ खाने के लिए आई हो तो वो तुम्हारी खैर नहीं करेंगी। हालांकि शनाया खुद भी इसी उद्देश्य से आई थी। जैस्मिन ने लापरवाही से कहा, हाँ, अरे वो छोड़ो, तुम मुझे देखो ना, क्या मैं किसी भी एंगल से एक एलिजिबल बैचलर को फंसाने लायक लगती हूं? मेरी मौसी सपने देख रही हैं कि राणा खानदान का कोई वारिस मुझ पर फिदा हो जाएगा। शनाया, तुम खुद बताओ, क्या मैं तुम्हें मिस यूनिवर्स लगती हूं? क्या वे लोग मुझे देखकर कहेंगे, वाह, यही तो चाहिए थी? केवल मेरी मौसी को यह लगता है। खैर चलो छोड़ो, अब खाओ।
दिल्ली दरबार। होटल का खाना तो लाजवाब होता है। मैंने इसके रेस्टोरेंट में पहले भी खाना खाया है, लेकिन तब कुछ डिशेस के दाम देखकर हिम्मत नहीं हुई थी मंगवाने की। आज तो मौका है, जी भर के खा लेंगे, और तुम्हारी वजह से मैं भी खा पा रही हूं, शुक्रिया, शनाया ने हंसते हुए कहा। दोनों ही इस पार्टी के सामाजिक पक्ष से बेपरवाह थीं, और वैसे भी शनाया शादीशुदा थी। दोनों एक कोने में छुपकर स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद ले रही थीं। तभी अचानक सारा हॉल जैसे ठहर सा गया। लोगों की निगाहें होटल के प्रवेश द्वार की ओर घूम गईं। वहां क्या हो रहा था, यह समझने में दोनों को थोड़ा वक्त लगा। शनाया ने अपनी दोस्त को कोहनी मारी और पूछा, जैस्मिन, सब चुप क्यों हो गए? सब दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हैं? वहां कौन आया है? पता नहीं। जैस्मिन खड़ी हो गई और शनाया भी उसके साथ खड़ी हो गई। दोनों ने उचक उचक कर दरवाजा देखने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के कारण उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पर इतना जरूर तय था कि वहां कोई खास शख्सियत आई थी। आज की पार्टी का आयोजन एक नामी बिजनेसमैन ने किया था, जो राणा परिवार का करीबी था। चूंकि वैभव राणा उस खानदान का मुखिया था और पार्टी उनके होटल में हो रही थी, इसलिए उसका वहां आना स्वाभाविक था। अपने जरूरी काम निपटाकर वैभव ने पार्टी में प्रवेश किया। उसका लंबा कद, प्रभावशाली चेहरा और गंभीर व्यक्तित्व, सब कुछ ऐसा था कि जहां जाता लोग खुद ब खुद उसकी ओर खींचे चले आते। मिस्टर राणा, मिस्टर राणा। भीड़ में उपस्थित बड़े बड़े उद्योगपति विनम्रतापूर्वक उसका अभिवादन कर रहे थे। वैभव ने मुस्कान के बिना लेकिन शिष्टता के साथ सिर हिलाकर सभी अभिवादनों का उत्तर दिया। वैभव राणा जैसे ही हॉल में दाखिल हुए, सारी नजरों का केंद्र बन गए। लेकिन कोने में बैठी उनकी नवविवाहिता पत्नी शनाया शाह की ओर उनकी एक झलक भी नहीं गई। भीड़ इतनी घनी थी कि शनाया चाहकर भी अपने पति का चेहरा नहीं देख सकी। काफी देर तक उचक उचक कर देखने की कोशिश करने के बाद जब उसे कुछ नजर नहीं आया, तो शनाया ने हार मान ली और फिर से बैठ गई। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त की बांह खींचते हुए कहा, अब रहने दे, बहुत भीड़ है, कुछ दिखेगा नहीं, चल खाना खाते हैं। आज की रात का उसका असली मिशन था भरपेट खाना खाना। तू यहीं रुक शनाया, मैं जाकर मौसी से पूछती हूं कि आखिर आया कौन है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजा पधार गया हो। जैस्मिन की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। ठीक है, शनाया ने लापरवाही से जवाब दिया। जैस्मिन चली गई। चूंकि शनाया अपनी प्लेट्स साफ कर चुकी थी, उसने उन्हें उठाया और उठ खड़ी हुई। जब सबका ध्यान उस वीआईपी की ओर था, वह बिना किसी की घूरती नजरों का सामना किए आराम से और खाना ले सकती थी। वैभव राणा हॉल में दाखिल हुए और सबसे पहले इवेंट के आयोजक से फॉर्मल बातचीत की। उसके बॉडीगार्ड्स सतर्क मुद्रा में हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि उनके वैभव सर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई महिला उनके बहुत करीब आए। जब भी वे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होते, उनके बॉडीगार्ड्स की पहली जिम्मेदारी होती थी उन औरतों से बचाना जो किसी इरादे से करीब आना चाहती थीं। शायद अपनी लंबाई के कारण एक बॉडीगार्ड ने भीड़ में दूर तक देखा और उसे किसी जानी पहचानी लड़की की झलक मिली। ध्यान से देखने पर उसने पहचाना, वह तो सर की पत्नी शनाया थी। वैभव राणा ने अपनी पहचान शादी के वक्त शनाया से छिपाई थी, लेकिन उनके निजी बॉडीगार्ड्स के लिए मालकिन को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं था। माया दादी के बाद सिर्फ वे ही थे जो शनाया को पहचानते थे। पहले तो उस बॉडीगार्ड को लगा कि शायद उसकी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे यकीन हो गया वो वाकई सर की पत्नी थी। पर वो पूरी तरह अनजान थी कि उसका पति भी वहीं मौजूद है। 2 भरी हुई प्लेट्स हाथ में लिए वह अपनी पसंदीदा डिशेस चुन रही थी। कुछ ही देर में दोनों प्लेट्स भर चुकी थीं। फिर वह आराम से एक कोने में जाकर बैठ गई और खाने का आनंद लेने लगी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उधर उसकी इस हरकत को देख बॉडीगार्ड की आंखें जैसे फटी की फटी रह गईं। जब वैभव कुछ प्रसिद्ध सीईओ से बातचीत पूरी कर चुके, तो उस बॉडीगार्ड ने मौका पाकर उनके पास आकर धीरे से कहा, सर, मैंने अभी अभी मालकिन को देखा है। उसकी बात सुन वैभव ने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन तुरंत खुद को संयत करते हुए ठंडे स्वर में बोले, वो यहां क्यों है? पता नहीं सर, उस पर नजर रखो।
पर उसे यह मत बताना कि मैं यहां हूं। और हां, वो किससे मिलती है, किससे बात करती है, सबकी तस्वीरें लेना। वैभव के दिल में अब भी शक था कि शनाया किसी मकसद से यह रिश्ता लाई है। शायद वो ऊंचे ओहदे की ख्वाहिश रखती है और इसीलिए उसने शादी के वक्त वैभव की असलियत नहीं जानने पर भी हामी भर दी। इसी वजह से वैभव ने अपनी पहचान उससे छिपाई थी। उसे डर था कि अगर शनाया को पता चल गया कि वह महज एक आम तनख्वाह पाने वाला है, कम से कम उसके सामने तो यही छवि बनाई थी, तो शायद वो पीछे हट जाए। वही उसका आदेश पाकर बॉडीगार्ड ने पूरी श्रद्धा से आदेश का पालन करने की हामी भरी। वैभव फिर से आराम से सीईओज के साथ बातचीत में लीन हो गए। अक्सर इन मुलाकातों में ही बड़े बड़े सौदे तय होते थे। उधर शनाया को अंदाजा भी नहीं था कि वह देखी जा चुकी है और अब निगरानी में है। तभी जैस्मिन लौट आई और शनाया ने उत्सुकता से पूछा, तो पता चला कौन आया है? हां, राणा परिवार का वारिस आया है, वही जो राणा कॉर्पोरेशन का मुखिया है। लेकिन मैं उसे देख नहीं पाई क्योंकि हमारे राणा साहब के आसपास भीड़ बहुत ज्यादा है और वो अपने बॉडीगार्ड से घिरा हुआ है। मौसी ने तो अफसोस से कहा कि वो किसी महिला को पास भी नहीं फटकने देता। जब भी किसी इवेंट में आता है, अपने बॉडीगार्ड्स को सख्त आदेश देता है कि सारी सिंगल लड़कियों को दूर रखा जाए। ओह, पर शनाया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे शनाया, तुम्हारे पति का नाम भी राणा है। क्या तुम्हें लगता है कि उनका कोई संबंध है? उस उपनाम वाले बहुत से लोग नहीं हैं और यह सबसे अमीर परिवार का उपनाम है। पर शनाया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैस्मिन ने एक ग्लास रेड वाइन होठों तक लाया और धीरे से एक घूंट लिया। तू बहुत ज्यादा रोमांटिक नॉवेल पढ़ती है। दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जिनका पहला और आखिरी नाम एक जैसा होता है। सिर्फ सरनेम से किसी का रिश्ता तय नहीं होता। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से है, तो क्या हर गेट्स उसी का रिश्तेदार है? जैस्मिन मुस्कुराई। बात तो सही है तेरी। शनाया ने भी मुस्कुराकर कहा, मेरे पति एक व्हाइट कॉलर नौकरी करते हैं, एक साधारण देशी कार चलाते हैं और 6 अंकों की सैलरी कमाते हैं। क्या तुझे लगता है कि राणा खानदान का वारिस ऐसी कार चलाएगा? बड़ी ही फिल्मी सोच है तेरी। शनाया शाह ने कभी खुद को सिंड्रेला बनने का ख्वाब नहीं दिखाया था। ख्वाब देखना बुरा नहीं था, पर जमीन से जुड़े रहना जरूरी था। तभी अचानक जैस्मिन बोली, अब सोचो तो, राणा परिवार का मुखिया किसी लड़की को पास भी नहीं आने देता। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि वो... जैस्मिन की बात सुन शनाया भी सोच में पड़ जाती है और जैसे वो भी जैस्मिन के बात से सहमत हो। आखिर किस कारण शनाया सोच में पड़ गई? क्या कहा जैस्मिन ने शनाया से? आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। मिस्टर राणा, इस घर में सिर्फ आप नहीं रहते, मैं भी यहां रहती हूं। आपने ये घर लिया जिससे मुझे किराया नहीं देना पड़ रहा। ये मेरी बचत है। अब अगर घर का सारा खर्च भी आप ही उठाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। जो भी जरूरत होगी मैं खरीद लूंगी। अगर कोई चीज 20,000 रुपए से ज्यादा की हुई तो मैं आपसे सलाह लूंगी। तब आप जितना चाहें उतना योगदान दे सकते हैं। उसकी आमदनी इतनी थी कि रोजमर्रा के खर्च निकाल सके। जब तक बहुत बड़ी चीज न लेनी हो, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। वो वैभव के पैसे को नकार नहीं रही थी, लेकिन उसका तरीका उसे खल गया था। वैभव ने ऐसे पेश किया जैसे वो सिर्फ उनके पैसों के पीछे हो और ऊपर से खर्च का हिसाब रखने को भी कह दिया। दुकान के हिसाब किताब तक तो ठीक था, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वो ऐसा नहीं करती थी। वैभव कोई मूर्ख नहीं थे, बल्कि वो बेहद समझदार था। शनाया के इनकार से उन्हें समझ आ गया कि उनके व्यवहार ने शनाया के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। कुछ पल चुप रहकर उसने वही कार्ड और पिन वाला कागज फिर से शनाया की ओर बढ़ाया। इस बार आवाज में नरमी थी। मुझे पता है कि तुम्हारी अपनी दुकान है, लेकिन तुम खुद ही कह चुकी हो कि ये घर अब हमारा है और तुम इसका हिस्सा हो, और मैं भी। ऐसे में सारे खर्च अकेले तुम्हारे कंधों पर कैसे डाल सकता हूं? ले लो इसे। अगर खर्च का हिसाब नहीं रखना चाहो तो मत रखो। फिर थोड़ा झिझकते हुए बोले,
तुमने कभी कार लेने के बारे में सोचा है? अगर चाहो तो डाउन पेमेंट में मदद कर सकता हूं, बाकी की किश्तें तो तुम खुद मैनेज कर सकती हो। आखिर तुम्हारी कमाई भी अच्छी है। वैभव राणा ने शनाया की आमदनी के बारे में कभी गहराई से नहीं सोचा था, लेकिन इतना जरूर समझते थे कि वो अच्छा कमा रही थी। दिल्ली स्कूल के गेट के पास उसने एक बुक शॉप खोली थी। बच्चों और महिलाओं से पैसे निकलवाना इस उम्र में सबसे आसान काम होता है। दुकान घर से ज्यादा दूर नहीं है, मैं बाइक से जा सकती हूं। दिल्ली में ट्रैफिक तो वैसे भी बेहाल हो जाता है, खासकर ऑफिस टाइम में। मेरी 2 पहिया गाड़ी 4 पहियों से बेहतर है, शनाया ने तटस्थ अंदाज में कहा। वैभव के पास कहने को कुछ नहीं था। वो जानता था कि वो सही कह रही है। वो खुद भी ट्रैफिक से बचने के लिए ऑफिस जाने का समय बदल देते थे। कभी कभी जब कोई इमरजेंसी आ जाती तो सुबह के ट्रैफिक में फंस जाते और तब मन करता कि काश वो प्राइवेट जेट ले आता। अगर तुम्हारे पास कार हो तो वीकेंड में बहन और भांजे को घुमाने ले जा सकती हो, वैभव ने धीरे से कहा। उन्हें याद आया कि माया दादी ने बताया था कि शनाया अपनी बहन के साथ रहती है। उसकी जिंदगी में सबसे अहम लोग उसकी बहन लक्ष्मी और भांजा सोनू थे। शायद बाद में। अभी तो हम दोनों की शादी को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है और हम एक दूसरे को जानते भी कहां हैं। मुझे तुम्हारे पैसे से कार खरीदना ठीक नहीं लगता। मेरे पास खुद की बचत है, लेकिन मेरा मानना है कि घर ज्यादा बड़ी पूंजी है। घर में एक साथ रह सकते हैं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। पुरुषों को गाड़ियों का शौक होता है, हम लड़कियों को नहीं। शनाया ने सच्चाई से कहा। मर्द और औरतों की पसंद में फर्क होता है। औरतें घर चुनती हैं और मर्द गाड़ियां। ओह हां, मेरी बहन तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि तुम बिजनेस ट्रिप पर हो, इसीलिए हम बाद में उससे मिलने चलेंगे, शनाया ने कहा। ठीक है, वैभव ने संक्षिप्त में जवाब दिया। बातचीत के बाद शनाया कपड़े सुखाने चली गई और वैभव ड्राइंग रूम में बैठ गए। वो अखबार पढ़ना चाहते थे, लेकिन इस घर में अखबार की कोई सदस्यता नहीं थी। जब उन्हें अखबार नहीं मिला तो उन्होंने मोबाइल में ही समाचार देखने शुरू कर दिए। तुमने अपने कपड़े धो लिए? शनाया ने धूप में कपड़े टांगकर वैभव से पूछा, जो मोबाइल में मग्न थे। हां, सब हो गया। वैभव के कपड़े तो आमतौर पर ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजे जाते थे। शनाया ने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं बोली। फिर वह अपने काम में लग गई। उसने झाड़ू पोंछा लगाया और घर को ठीक से सजा दिया। वैभव देख रहा था कि कैसे शनाया पूरे घर में इधर उधर घूम रही थी, जैसे किसी नौकरानी की तरह घर का काम कर रही हो। अचानक उसके माथे पर सिलवटें उभरी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। वैभव के पुराने घर में तो नौकरानियां थीं जो सब संभालती थीं, लेकिन एक आम घर में पत्नी ही इन सब की जिम्मेदार होती है। अच्छी बात यह रही कि सुंदर ने घर में शिफ्ट होने से पहले ही सफाई की व्यवस्था कर दी थी, वरना सब कुछ शनाया को ही करना पड़ता। अब जब दिन के सारे काम निपट गए तो शनाया अपने कमरे में गई, खुद को तैयार किया और फिर हैंडबैग लेकर बाहर आई। मिस्टर राणा, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूं और फिर दुकान पर। आप कितने बजे घर लौटोगे? अगर देर होगी तो बता देना, मैं दरवाजा खुला छोड़ दूंगी। जब तक कोई काम से बाहर ना जाना पड़े, मैं हर रात घर वापस आऊंगा। अगर कभी बाहर जाना हुआ तो पहले से बता दूंगा। ठीक है, शनाया ने कहा। शनाया, कार्ड रख लो, वैभव ने अचानक डेबिट कार्ड पकड़ाते हुए कहा और धीरे से माफी मांगी। मुझे अपनी बात का लहजा देखना चाहिए था, माफ करना, मुझे खेद है। शनाया ने कुछ पल तक वैभव के चेहरे को देखा। आज वो सच में पछताता हुआ लग रहा था। फिर उसने कार्ड और पिन वाला कागज चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया। मैं निकलती हूं, ठीक है। वैभव वहीं खड़े रहे जब तक शनाया दरवाजा बंद करके चली नहीं गई। दरवाजा बंद होते ही उसने राहत की सांस ली। शायद वो पति का किरदार ठीक से निभा नहीं पा रहा था। सोफे पर वापस बैठते हुए उसने टेबल से मोबाइल उठाया और अपने पुराने घर में रहने वाले सुंदर को कॉल किया। जैसे ही सुंदर ने कॉल उठाया, वैभव ने धीमे स्वर में कहा, सुंदर, जब दादी उठें तो कहना कि पूरा परिवार स्प्रिंगफील्ड में डिनर के लिए इकट्ठा हो। दादी समझ जाएंगी कि बात क्या है। उधर शनाया ने दरवाजा खोला और अंदर आई
तो देखा कि उसकी बहन लक्ष्मी पहले से जाग चुकी थी। वो रसोई में व्यस्त थी। लक्ष्मी, अरे शनाया, तू आ गई। लक्ष्मी रसोई से बाहर निकली और अपनी छोटी बहन को देखकर खुश हो गई। कुछ खाया तूने? मैं पास्ता बना रही हूं, एक प्लेट दूं? नहीं, मैंने नाश्ता कर लिया है। तूने कुछ शुरू किया क्या? अगर नहीं किया तो रहने दे, मैं तेरे और सोनू के लिए नाश्ता लाई हूं। अभी नहीं बनाया। सोनू को रात में बुखार हो गया था। पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए सुबह देर से उठी। तेरे जीजा को दुकान से नाश्ता लाना पड़ा, जिस कारण वो बहुत चिढ़ गया था। फिर कहने लगा कि मैं दिन भर कुछ नहीं करती और कम से कम नाश्ता तो बना ही सकती थी। बच्चा संभालने के अलावा और करती ही क्या हूं? लक्ष्मी की आवाज में थकान और चोट थी। शनाया को गुस्सा आ गया। सोनू को बुखार था और तेरे पति ने मदद करने की जगह तुझ पर चिल्लाया और ताना मारा। बाद में चाहे बुखार उतर भी जाए, डॉक्टर को दिखा जरूर देना, कहीं दोबारा ना बढ़ जाए। अब जब मैं अलग रहने लगी हूं, तब भी क्या तेरे पति कह रहे हैं कि खर्च बांटकर चलाना है? लक्ष्मी ने सोफे पर बैठते हुए नाश्ते का पैकेट खोला और खाने लगी। हां, मैं सोनू को बाद में डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। और हां, तेरे जीजा अब भी यही कह रहे हैं कि खर्च आधा आधा चलना चाहिए। कहते हैं मैं सिर्फ पैसे उड़ाती हूं, कमाती कुछ नहीं। वो बोला कि उन्हें बहुत दबाव में रहना पड़ता है और मुझे भी घर के खर्चों में हाथ बटाना चाहिए। मुझे तो लगता है उनकी बहन ने ही ये सब उनके दिमाग में भरा है। शादी के बाद से वो हर बात में टांग अड़ाती रहती है। पहले तेरे जीजा अच्छे थे, पर उसकी बहन ने सब बदल दिया। लक्ष्मी ने शादी के बाद अपने करियर की ऊंचाई से इस्तीफा दे दिया था। वो फाइनेंशियल हेड बनी थी, मोटी सैलरी पाती थी, लेकिन प्यार और शादी के लिए सब छोड़ दिया। और बदले में मिला क्या? सिर्फ ताने। लक्ष्मी कभी अपने लिए खर्च नहीं करती थी। उसने जो भी खर्च किया वो घर के लिए था। जो कपड़े खरीदे वो भी शनाया के दिए पैसों से। सौंदर्य प्रसाधन तो बहुत कम खरीदे, पर ससुराल वाले तब भी ताने मारते थे। वो कहते हैं चाहे पैसे बहन ने दिए हों, लेकिन अब शादी हो चुकी है तो वो पैसे भी पति के साथ की संपत्ति माने जाएंगे, इसलिए तुझे हक नहीं है खुद पर खर्च करने का। अचानक शनाया गुस्से में चिढ़कर बोल पड़ी, लक्ष्मी, क्यों ना तू सोनू को किसी प्ले स्कूल में डाल दे? फिर तू अपनी नौकरी फिर से शुरू कर सकती है। तू आज भी अपने पति से ज्यादा कमा सकती है। शनाया को अपनी बहन के लिए दुख हो रहा था। जब तक वो इसी घर में रहती थी, घर का सारा काम वही करती थी ताकि लक्ष्मी को राहत मिले। लेकिन अब जब वो अलग हो गई तो लक्ष्मी पर सारा बोझ आ गया था। तेरे जीजा कह रहे हैं कि सोनू को 3-4 साल का होने दो, फिर स्कूल भेजेंगे। लक्ष्मी का दिल काम पर लौटने को करता था, क्योंकि गाड़ी का लोन, घर की ईएमआई और बड़ों की देखभाल सब कुछ सिर पर था। शना